नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर अपनी संस्कृत क्लास संस्कृत सरस्वती परिवार में। मैं राम कुमार शास्त्री आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम एक ऐसा विषय वस्तु लेके जा रहे हैं, एक ऐसा वस्तु हम पढ़ने को जा रहे हैं जो हमारी भर्ती परीक्षा में बहुत प्यारा सा टॉपिक, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न हमको देता है। साथियों ध्यान रखिएगा कि हम जब बात कर रहे हैं सामान्य लकार परिवर्तन की, हम बात कर रहे हैं क्रियापद के चयन की। ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में देता है, और ये दोनों टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो भविष्य में हम अनुवाद की प्रक्रिया को करेंगे। तो अनुवाद समझने के लिए आपको लकार का ज्ञान होना और साथ में क्रिया का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लकार और क्रिया भी एक दूसरे से अन्योन्याश्रय हैं। लकार हम किसका बनाते हैं? क्रियाओं का बनाते हैं। और क्रिया को हम चलाने के लिए किस पर आश्रित हैं? लकारों पर आश्रित हैं। जब तक लकार का ज्ञान नहीं होता आपको कि लकार कितने हैं, किस काल में किस लकार का प्रयोग होता है, कौन से लकार का कौन सा अर्थ होता है, तब तक हम निश्चित रूप से ये भी नहीं सीख सकते कि उस क्रिया का रूप उस लकार में कैसे बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे लकार, लकार परिवर्तन और क्रियापद का चयन। बात प्रारंभ करें, हमारा टॉपिक है, मैंने अभी बोला आपको कि हम चर्चा करेंगे लकार की, और लकार का क्या करने वाले हैं हम? परिवर्तन। यानी जो लकार है उन लकारों में हमें परिवर्तन के प्रश्न हमको देता है। इसी के साथ साथ मैं दूसरा एक और टॉपिक इसके साथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि वास्तव में लकार में हम जो चलेंगे क्रियापद तो बनेंगे हमारे, तो क्रियापद और उस क्रियापद का क्या करना है? चयन। ये दो टॉपिक आपके एक साथ हैं, दोनों को मैं एक ही साथ लिख रहा हूं क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। एक दूसरे को समझने से दोनों में हमको सहायता मिलेगी। चलिए हम विधिवत प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करें हम सामान्य लकार की, कि लकार क्या है। याद रखिएगा संस्कृत में लकार काल को ही कहा गया है। ल के साथ जिसका उच्चारण किया जाता है उसको लकार कहते हैं। यानी ल लगा करके जिसको आप उच्चरित करते हो उसको हम लकार कहते हैं। तो लकार का अर्थ क्या है हम समझने की दृष्टि से बात करें तो ल के साथ उच्चरित किया हुआ या ल से उच्चरित जो होता है उसका नाम लकार होता है। जैसे मान लीजिए आपने ल से कहा, ल से लट, लीट, लूट, तो ल लगा करके आपने इन सबका उच्चारण किया है। तो जो ल से उच्चरित है वह बताइए क्या है? आपका लकार है। उसको हम क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। जैसे ल से आपने लगा दिया कभी लट, जैसे लट, लीट, तो ल से आपने जिनका उच्चारण किया है इसलिए इनको हम कहते हैं लकार। याद रखिएगा दोस्तों कि हमारे जो सामान्य संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में जो लकार है उस लकार को हम काल समझते हैं। यानी लकार हम क्या है? वास्तव में लकार क्या होता है? तो याद रखिएगा लकार को हम दूसरे शब्दों में या दूसरा कोई शब्द इसके लिए प्रयोग करें तो लकार मतलब काल समझिएगा। अब हिंदी में आप काल कितने पढ़ते हैं? मुख्यतः 3 पढ़ते हैं। एक आपका जो चल रहा है वो वर्तमान है, एक आपका आने वाला वो भविष्य काल है, एक जो हमारा बीत गया वो भूतकाल है। लेकिन इन कालों को भी अवान्तर भेदों से हम अलग अलग प्रकार से बांट सकते हैं। एक ऐसा काल भूतकाल है जो आज अभी भी हुआ है, आज ही हुआ है लेकिन हो गया है, अद्यतन भूतकाल बोलते हैं। एक ऐसा भूतकाल भी होता है जो आज नहीं कल हुआ था, अनद्यतन भूतकाल है। एक ऐसा भी भूतकाल हुआ है जो बहुत ज़माने पहले हुआ था, जिसका हमने प्रत्यक्ष ना आज किया ना कल किया, जन्म के बाद कभी देखा ही नहीं, जन्म से पहले भी लाखों साल पहले, हजारों सैकड़ों साल पहले हुआ, परोक्ष भूतकाल। तो इन्हीं कालों को क्या है कि हम अवान्तर भेदों से हम बढ़ा देते हैं, इन्हीं काल को हम अवान्तर भेदों से और आगे रूपों में बांट देते हैं। इसलिए काल के और आगे जाकर अनेक भेद हो जाते हैं कि वो भूतकाल भी 3 प्रकार का है, ऐसे वर्तमान काल भी अलग प्रकार का है, भविष्य काल भी अलग प्रकार का है। इसी तरह से जब काल के अनेक भेद हैं तो ऐसे मिलाकर के लकार के भी अनेक भेद हो जाते हैं। कहा कि कितने लकार हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में है, तो लकारों की यदि हमें संख्या पूछे तो याद रखिएगा कुल जो लकार है हमारे उनकी संख्या है 10। कितने लकार बताएंगे आप इनकी संख्या में? 10 लकार बताएंगे। अब इन 10 लकारों की भी संरचना में कहीं तो हम ल से उच्चरित करने के बाद पीछे ट लगाते हैं, तो ऐसे लकार जिनके पीछे ट जुड़ा है, जहाँ ट की इत संज्ञा हो जाती है, यानी ट केवल लगाने के लिए, निर्देश के लिए लगाया जाता है, ऐसे कुछ लकारों को जिनमें पीछे ट लगाकर कहा जाता है उनको टित लकार कह देते हैं। क्या कह देते हैं उनको? टित लकार। यानी 10 लकारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे लकार हैं जिनको हम कहते हैं नंबर 1 टित लकार। कौन से लकार कहते हैं हम उनको? टित लकार। टित लकार इसलिए कहा जाता है कि उनके पीछे क्या जोड़ दिया जाता है? ट जोड़ दिया जाता है। ऐसे टित लकारों की संख्या यदि हमसे कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे? 6। ठीक है। दूसरे कुछ ऐसे भी लकार हैं जिनके पीछे ङ लगाकर पढ़ा जाता है, ऐसे लकारों का नाम होता है नंबर 2 ङित लकार।
क्या पढ़ते हैं हम उनको? ङित लकार पढ़ते हैं। तो पीछे यदि ङ लगा हो तो आप समझ जाइएगा वो ङित लकार कहलाता। ल से तो चलेगा, स्टार्ट होगा, ट पे खत्म हो जाएगा। ल से स्टार्ट होगा लेकिन ङ पे खत्म हो जाएगा। जो ङ पे खत्म हो जाता है उस लकार को हम कहते हैं ङित लकार। बोला ये कितने हैं? अब पूरे 10 हैं तो वो 6 हो गए, तो ये अपने आप ही 4 हो जाएंगे। बोला कौन कौन है? अब आप इसको याद करना भी आपके लिए बड़ा आसान है, सुविधाजनक है। कैसे? आपने स्वर पढ़े होंगे, स्वरों का क्रम मैंने आपको पढ़ाया है। जब वर्णमाला की मैं चर्चा करता हूँ, हमारे संस्कृत व्याकरण में स्वरों का क्रम क्या होता है? सबसे पहले ए, फिर ई, फिर उ, फिर री और ली। तो वैसे ही एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। जैसे अ के बाद ई के बाद उ के बाद री। अब री और ली का सेम सा ही रूप बनेगा, इसलिए एक साथ लिखे हम ली। एक होता है ए और एक स्वर क्या पढ़े थे आप? ओ, है ना। अब री को क्यों नहीं लिया वो मैं भी आपको समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो अ ई उ री ली, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, ए और ओ। अब उस ल से आप उच्चरित करोगे, इसलिए वो लकार है, लेकिन उस ल में आप इन स्वरों को मिला मिला के उच्चरित करो। जैसे ल में अ मिला दो। अब बताइए ल में अ मिलाएंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा? वो ल, पीछे ट है ना, तो लकार का नाम क्या हो गया? लट लकार। मैंने कहा उस ल में ई के साथ उच्चरित करके बताइए, तो आप ल में ई मिलाइए, क्या हो गया? पीछे ट आएगा क्योंकि टित है, लिट लकार। ओ मिला के आप पढ़ोगे तो उस लकार का नाम हो जाएगा लुट लकार। अब देखो ल में री मिलाओगे तो भी क्या बनेगा? ली। भाई ल में री मिलाएंगे तो भी ली, और ल में ली तो वैसा भी ली दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको ली या री को एक साथ लिखा है कि आप री मिलाओगे तो भी ली बनेगा, और ली है तो भी ली दिख रहा है आपको। ए मिलाओ साहब, क्या बन गया? लेट। और बताइए ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लोट। अब आई ओ मत मिला देना कि लाइट लाउट, ऐसा भी बना लेते हैं, बोले ऐसे ही बनाना हो तो याद करने का एक तरीका है बहुत प्यारा सा कि 6 लकारों को हम कैसे याद करें संस्कृत व्याकरण में, क्रम से कैसे याद करें। तो लट लिट लुट लिट लेट लोट, ये 6 लकार है। ल से प्रारंभ में देख लो सब, ला 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 ला, और पीछे ट ट ट ट ट। अब बीच में आपने क्या स्वर मिलाए हैं? तो ला अट लट, ला इट लिट, ला उट लुट, ला रिट लिट, ला इट लॉट लेट, और ला ऑट लॉट। के बाद हम पढ़ रहे हैं कि कुछ लकार ऐसे हैं जो ल से तो प्रारंभ हो रहे हैं। ल से प्रारंभ बताया ना मैंने, इसलिए इनको लकार कहा जाता है। ये भी ल से उच्चरित होंगे, लेकिन इनका खात्मा बताइए कहाँ पर होगा? ङ पर होगा। बोले ऐसे कौन कौन से लकार है? तो वही क्रम रहेगा आपका सेम टू सेम। ल में अ मिलाइए, क्या बन गया? ला, लेकिन पीछे क्या हो जाएगा? ङ। ई मिलाइए, क्या हो जाएगा? लिंग, हो गया ना। ऊ मिलाइए, क्या हो गया? लू, पीछे ङ। बोला री मिलाइए या री मिलाइए, क्या हो गया? री ङ। इसके बाद मत ले जाना, क्योंकि लेंग और लोंग लकार अभी तक बना नहीं है संस्कृत व्याकरण में, है ना। किसी का मन करे गुरुजी मैं तो बनाऊंगा, तो बना लीजिए आप, चमत्कार होते रहते हैं, ये भी एक चमत्कार हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपने देखा है कि 6 तो ट से खत्म होने वाले टित लकार हैं, और 4 आपके ङ से ङित होने वाले ङित लकार हैं। 6 और 4 मिला के आपके 10 लकार हो जाते हैं। सुनो अब ध्यान से, इन 6 लकारों में एक लकार है जिसका नाम है लेट लकार, ये विशेष है। एक जिसमें यहाँ आप पढ़ रहे हैं वो लकार है आपका लिंग लकार, ये भी विशेष है। विशेष क्यों है? तो सुनिएगा, ये जो लेट लकार है, इस लेट लकार का प्रयोग हमारी सामान्य व्याकरण में नहीं होता है। इसका केवल और केवल वैदिक मंत्रों में ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग केवल वेद में ही किया जाता है, वेद के मंत्रों में ही किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं वैदिक लकार। यानी बोलचाल की भाषा में आप पठती, पठतु, पठेत, पठताम, अपठत कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपने इस लेट लकार का प्रयोग लौकिक व्यवहार में नहीं देखा है। लोक संसार में हम बातचीत करते हैं तब इस लकार का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल वेद मात्र में किया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वैदिक लकार। ये कम हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं, कम हो गया तो हम बढ़ा लेते हैं ना। ये जो आपका लिंग लकार आप देख रहे हैं ना, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक आशीष अर्थ में आता है जिसका नाम आशीहि प्लस वाद आप पढ़े थे ना, तो आशीहि प्लस लिंग, बताइए कौन सा लकार हो जाएगा? आशीर लिंग। क्या हो जाएगा? आशीर लिंग। और एक होता है आपका विधि, चाहिए अर्थ में, विधि विधान के अर्थ में, तब हम कहेंगे विधिलिंग लकार। कोई दिक्कत नहीं ना। एक हमारा लौकिक में कम हो गया तो हमने बढ़ा लिए। अब इस तरह से हम कहें कि साहब ये तो 11 लकार हो गए, बोले भैया 11 नहीं है, इन्हीं का आगे विभाजन है कि लिंग लकार को आशीर्लिंग और विधिलिंग 2 प्रकार से हम पढ़ते हैं। लेट लकार वैदिक लकार है। ऐसा करके हम 10 लकारों को सीखते हैं। 2 लकार आपके विशेष इसलिए कहे मैंने कि लेट लकार का प्रयोग केवल वेद में किया जाता है, वैदिक लकार है। और लिंग लकार के 2 भाग कर दिए जाते हैं आगे जाकर, एक आशीर्लिंग और एक विधिलिंग, इसलिए थोड़ा इस पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। अब कहा कि 10 लकार हैं, इन 10 लकारों में या इन 10 लकारों की उपयोगिता कहाँ है? तो इनकी उपयोगिता है
अभी जो क्रियापद मैंने लिखा है ना आपके सामने, जो क्रिया बनाएंगे हम उसके साथ, इसलिए हम उसको साथ में पढ़ेंगे भी कि संस्कृत व्याकरण की लगभग जो 1900 या 2000 धातुएं हैं, उन धातुओं से हम क्रियाएं बनाते हैं। और उन क्रियाओं को बनाने के लिए, उन धातुओं से रूप बनाने के लिए, जब हम धातु से क्या बनाएंगे, धातु के रूप बनाएंगे, है ना। धातु क्या है, हमारी क्रिया है। और जब क्रिया से हम अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं तो क्या हो जाता है, क्रिया रूप हो जाता है। इसी प्रकार से यूँ कह लीजिए कि वही धातु का क्या हो जाएगा, आपका धातु रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब धातु रूप बनाए जाएंगे क्रिया रूप के लिए। हिंदी में आप उसको क्रिया रूप कह देते हो, मैं संस्कृत में उसको धातु रूप कह देता हूँ। अब इस धातुओं के अलग अलग जो रूपों का आधार होगा कि धातु रूप या क्रिया रूप कैसे बनाया जाए संस्कृत में, तो उसके लिए याद रखिएगा आपको जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो बताइए क्या है, लकार है। यही लकारों की उपयोगिता है, यही लकारों का प्रयोग है। मुझे यदि संस्कृत में क्रिया बनानी है, मैं सीधा जाऊंगा लकार के पास, कहूँगा भैया मैं क्रिया हूँ, मैं धातु हूँ और मुझे वर्तमान काल में ढाल दे। लकार आपको वर्तमान में ढाल देगा। मैं क्रिया हूँ, मैं धातु हूँ, मुझे भूतकाल में ढाल दे, ये लकार आपको भूतकाल में ढाल देगा। तो कहने का मतलब है कि लकार के माध्यम से क्रिया अपने अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। कभी भूतकाल में प्रकट होगी, कभी आप अलग लकार का प्रयोग करेंगे भविष्यकाल में प्रकट होगी, या अलग अलग अर्थों से मेरा से कभी आज्ञा अर्थ में, कभी प्रशंसा अर्थ में, कभी प्रश्न पूछने के अर्थ में, कभी आमंत्रण निमंत्रण, है ना। तो अलग अलग कालों में अलग अलग अर्थों में वो प्रकट होती है। कहा 10 के 10 लकार पढ़े हैं क्या? बोला हमारे जो पाठ्यक्रम में किसी भी शिक्षक भर्ती में जब हम बैठते हैं तो वहाँ 5 ही लकारों को हमको पढ़ने के निर्देश दिए जाते हैं। कितने लकार पढ़ने हम, यानी 10 लकारों में जो मुख्य लकार हैं वो बताइए कितने कहे गए हैं। तो मुख्य लकार हमारे कितने हैं, 5 हैं। पाठ्यक्रम में भी कहा है 5 लकारों का अध्ययन करना है। तो मुख्य लकार वास्तव में होते भी कितने हैं, 5। 5 मुख्य लकार इसलिए हैं क्योंकि 3 काल के मुख्य अर्थ में, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, वर्तमान काल, और 2 आपके आज्ञा और निमंत्रण आमंत्रण अर्थों में होते हैं। इसलिए हमारे 5 लकारों को भी यदि हम पढ़ लेते हैं तो उन 5 लकारों के अध्ययन से भी हमारा संस्कृत शिक्षण हो जाता है। हम संस्कृत भाषा में व्यवहार के योग्य हो जाते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम में भी आपके 5 ही लकार डालें कि क्यों बिना बात इनके दिमाग पे बोझ बनाएं। ये कब लुट लकार का प्रयोग करने जाएगा भाई, कौन सा लेट लकार का प्रयोग ये कर रहा है, कौन सा लुंग लकार का ये प्रयोग कर रहा है। तो हम 5 लकारों का अध्ययन करेंगे। वो प्रमुख 5 लकार कौन कौन से हमारे पाठ्यक्रम में दिए हैं, तो यह एक साथ लिख देता हूँ जिससे हमारा थोड़ा संस्कार प्रबल हो जाएगा। कहा उन 5 लकारों में जिनका हम अध्ययन करने वाले हैं, सबसे पहले एक लकार है, उसका नाम तो है आपका लट लकार। दूसरा जिस लकार का हम अध्ययन करेंगे उस लकार का नाम है लृट लकार। एक लकार जो होगा हमारा उसका नाम है लंग लकार। एक लकार जिसको हम सीखने वाले हैं उसका नाम है लोट लकार। और एक लकार हमारा जिसका नाम है विधिलिंग लकार। लिंग लकार का ही भेद है ना, क्या नाम बताया था मैं उसका, विधिलिंग लकार। तो वो विधिलिंग लकार हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर 3 टित लकारों का, लट लृट और लोट, और एक लंग और विधिलिंग, ये 2 हमारे इंगित लकार है, इनका अध्ययन हम करेंगे। क्रम मैंने सुविधा के लिए किया है क्योंकि मुझे प्रयोजन ही इसी क्रम से है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं उन धातुओं को, क्रियाओं को ढालने के लिए, लकारों के साथ प्रयोग करने के लिए कि कैसे कैसे कौन कौन सी धातु का कैसे कैसे क्रिया रूप बनाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो लकार आएगा उस लकार का नाम है लट लकार। बताइए कौन सा लकार है, लट लकार। कहा कि लट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिएगा लट लकार का प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए। सामान्य वर्तमान काल आपको दिखाना हो, वर्तमान काल की कोई क्रिया हो। वर्तमान काल को अब आप सामान्य परिपक्व लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि वर्तमान को आप समझते नहीं हैं। जो समय इस समय हो रहा है, जो हम कार्य इस समय कर रहे हैं, जो समय समय चल रहा है, उसको हम वर्तमान कहते हैं। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं वहाँ ता है, ती हैं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जब कोई कार्य पहले से ही चला रहा और अब तक चल रहा है तो उसको आप कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। हमारे यहाँ इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूस अलग अलग नहीं होता, हम दोनों को एक ही में पढ़ते हैं। राम खाना खाता है तो ये भी एक आपका वर्तमान काल ही है। और राम खाना खा रहा है, पहले से ही खा रहा था, अभी भी खा रहा है, तो भी हम इसको वर्तमान काल में ही कहेंगे। यहाँ हमारे 2 तरह के आगे वो वाला प्रकार नहीं होता। तो वर्तमान काल की कोई क्रिया है, उसको बनाने के लिए कि राम जाता है, मोहन खाना पकाती है, गुरुजी पढ़ाते हैं, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, राधा खाना पका रही, इस प्रकार का कोई प्रयोग करना हो तो उसके लिए हम वर्तमान काल के लिए कौन से लकार का प्रयोग करेंगे, लट लकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमाने लट, ऐसा सूत्र भी लिखा है। अब मान लीजिए कि हम लट लकार में क्रिया के रूप बनाना चाहते हैं। हम किसी भी क्रिया धातु का प्रयोग हम
वर्तमान काल के लिए प्रयोग करना चाहते हैं तो वो कहाँ जाएगी, लट लकार में जाएगी। और लट लकार बनाने के लिए विशेष प्रकार से हमको अभ्यास करना होता है। तो दो तरह से हम वर्तमान काल की क्रिया बनाएंगे। दो तरह मैं क्यों बोला वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब अभी समझने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, क्रिया रूप का सहारा लेते हैं। जैसे हमारे पास में क्रिया रूप है, उसका नाम है मान लीजिए पठ। कौन सी क्रिया है, क्रिया है हमारे पास में पठ है, ये धातु है। अब इस धातु का प्रयोग मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना कि राम पठ राम लिख, ऐसा नहीं कर सकता ना। इसके मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, धातु रूप बनाने पड़ेंगे। बोले कौन से अर्थ के लिए, बोले वर्तमान काल के लिए। तो फिर मैं इसको वर्तमान काल में ढालूंगा। याद रखिएगा, पठ का मतलब होता है पढ़ना। पढ़ का मतलब क्या, पठ का मतलब क्या होता है, पढ़ना। मैं वही धातुएं यहाँ प्रासंगिक तौर पे लूँगा जिनकी हमारी परीक्षा में एक नहीं अनेक जगह उपयोगिता हो। अनावश्यक किसी भी धातु का नाम मैं अपने मुख से ना तो लिया हूँ ना कभी लेता हूँ। क्यों, क्योंकि प्रयोजन है। शिक्षण में यही तो बात है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उसी के लिए नहीं पढ़ रहे। इस समय मैं लकार आपको पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ा रहा कि लकार का एक प्रश्न आएगा भाई, या हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे वर्तमान काल को कि आपका वर्तमान काल का प्रश्न आएगा। हम पठ धातु को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे कि यहाँ पठ का ही रूप आपसे पूछा जाएगा। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम लकार समझेंगे तो हम क्रिया को समझेंगे, क्रिया के रूपों को समझेंगे, तब हम अनुवाद करेंगे, तब हमारा वाच्य परिवर्तन होगा, तब हमारा अनुवाद का कार्य होगा, तब हमारा कारक प्रकरण चलेगा, तब हम शुद्धि का काम करेंगे। तो एक ही चीज़ को पढ़ने से 4-5 कार्य साथ हो जाते हों, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमको सीखना होता है। अब धातु कौन सी लिखी है मैंने, पठ। आसान भी है, सरल भी है, और ज़्यादातर प्रथम हम शिक्षण इसी से प्रारंभ करते हैं। अब यदि वर्तमान काल बनाना चाहोगे तो याद कीजिए, हम सामान्य जब अनुवाद की प्रक्रिया हम करते हैं तो प्रत्येक क्रिया को 3 पुरुषों में और 3 वचनों में बांटा जाता है। यानी एक क्रिया के एक काल में 9 रूप बनेंगे आपके। बनाओ तो कैसे बनेंगे, पठ धातु का यदि आप रूप बनाओगे तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन से पुरुष के लिए बना रहे हैं, आप कौन से वचन के लिए बना रहे हैं, एक वचन के लिए बना रहे हो या द्विवचन के लिए बना रहे हो या बहुवचन के लिए बना रहे हो, ऐसा आपको बनाना पड़ेगा ना। द्विवचन के लिए बना रहे हो या बहुवचन के लिए। अब क्रिया कैसे बनाई जाती है, ती तह अंति आदि, वो मैं भी आपको क्रिया के साथ पढ़ाऊंगा, है ना। अभी मेरा टारगेट सिर्फ लकार समझाना आपको। आ जाइए साहब। बोला पुरुष, बोला ये तो होता है एक आपका प्रथम या अन्य पुरुष होता है ना, प्रथम भी कह लीजिए आप इसको या अन्य पुरुष भी कह लीजिए। एक होता है आपका मध्यम पुरुष, एक होता है आपका उत्तम पुरुष। मैं स्वयं कौन हूँ, मैं उत्तम होता हूँ। जब चर्चा करते हैं तो स्वयं के लिए जो आता है वो उत्तम पुरुष से मैं, सामने वाले के लिए श्रोता के लिए क्या होता है मध्यम तुम, और मैं और तुम के अलावा वह है राम सीता, सब क्या होते हैं प्रथम पुरुष अन्य पुरुष होते हैं। अब जब पठ धातु की क्रिया के रूप आप चलाएंगे तो इन क्रिया रूपों को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं वर्तमान काल में, ती लगा दीजिए पीछे क्या बन जाएगा पठती, तह लगा दीजिए पीछे क्या बन जाता है पठतः, और मान लीजिए आपने इसको प्रयोग किया, अंति लगा दीजिए पीछे क्या बन गया पठंती। इसी प्रकार से पठ धातु से आप लगाएंगे आगे सी प्रत्यय वर्तमान काल में तो क्या बनेगा पठसी, और देखिए आगे क्या बनेगा पठथः। इसी प्रकार से यहाँ क्या बनेगा पठत, मैं पढ़ता हूँ तो आपको लिखना होता है वहाँ पर पठामी। इसी प्रकार से यहाँ आप करोगे तो क्या बनेगा पठावह, और यहाँ हम लिखेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पठामह। ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इसका अर्थ होता है पढ़ता है ना, दो पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान काल की क्रिया का स्वरूप आपका यही होता है। लेकिन इन सभी धातुओं को जब हम काल में ढालते हैं, सारी की सारी धातुओं की जब हम लकारों में ढालते हैं तो ये सारी क्रियाएं 2 प्रकार से बढ़ती हैं ना। अभी बात करते हैं विस्तार से, आगे मैं समझाऊंगा भी आपको एक अनुवाद के टॉपिक में कि जो लकार होते हैं, जितने भी लकार हैं वो सारी क्रियाओं के स्वभाव से चलते हैं। कुछ क्रियाएं क्या होती हैं परस्मयपदी होती हैं, कुछ क्रियाएं कैसी होती हैं आपकी आत्मनेपदी होती हैं, और कुछ क्रियाएं या धातुएं कैसी होती हैं आपकी उभयपदी होती हैं। तो उसके हिसाब से आपको लेकर चलना पड़ता है। यानी इनके रूप सब कालों में लकारों में 2-2 प्रकार से बनता है। कि धातु कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है 3 प्रकार की। ऊपर ले लेते हैं इसको थोड़ा कि धातु के कितने प्रकार बताए गए, बोले 3 प्रकार बताए गए है ना। धातु के 3 प्रकार है, क्रिया के 3 प्रकार हैं। कैसे 3 प्रकार हैं कि कुछ क्रियाएं तो परस्मय पद में चलती हैं। किस में चलती हैं परस्मय पद में चलती हैं, तो उनका स्वभाव परस्मय पद की तरह होगा। यानी विधा है, क्रियाओं को बनाने का एक तरीका है। कभी कभी अपने लिए क्रिया का प्रयोग किया जाए तो वहाँ आत्मनेपद हो जाता है ना। और यदि मान लीजिए दोनों ही रास्ते से चलती है, मान लीजिए 2 रास्ते हैं दोनों तरह से चलती है, तो उसको हम उभयपद धातु कहते हैं। जो पढ़ती पढ़ता पठंती की तरह स्वभाव वाली हैं वो तो परस्मय पद में आती हैं।
जो लभते लभेते लभंते की तरह आती हैं वो आत्मनेपद में आती हैं, और जो दोनों तरह से ही चलती हैं, पठते की तरह भी चले और लभते की तरह चले, वो सब आपकी उभय पद कहलाती है। जैसे याचते याचेते याचनते भी होता है और याचती याचता याचनते भी होता है। इस आधार पर थोड़ा बहुत यदि आप समझ पा रहे हो तो मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ कि ये धातु वास्तव में कौन से पद में चलती है? परस्मय पद में चलती है। इसका रूप मैंने बताओ कौन से पद में बनाया है? परस्मय पद में। अब आप सोचोगे गुरुजी हमारी परीक्षा में कहीं आत्मनेपद का भी रूप परिवर्तन आ जाए तो ये कोई आवश्यक भी नहीं है कि आपकी परीक्षा में केवल परस्मय पद ही आए, आत्मनेपद भी आ सकता है। लेकिन सामान्य व्यवहार में अब तक की परीक्षाओं के जो प्रश्न देखे हैं और जो बोलचाल की भाषा में व्यवहार में जो काम आते हैं उसमें ज़्यादातर परस्मय पद का रूप ही काम आता है। इसलिए मेरा विशेष जोर कहाँ रहेगा आपका? परस्मय पद पर। दूसरी बात, अनुवाद की प्रक्रिया में बहुत ऐसा कोई जैसे 100 में से 1, लाख में से 1000 में से 1 कोई ऐसा प्रश्न होता है जब कोई आपको आत्मनेपद की क्रिया को आधार मान करके अनुवाद में यत्न करना पड़े। बाकी सारा काम हमारा परस्मय पद की धातुओं से होता है, इसलिए हम अभ्यास भी ज़्यादा परस्मय पद की धातुओं का ही करते हैं।